नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। कल हमने जस्तु संधि पढ़ी थी, जिसका पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा था। सूत्र था झलाम जसो अंते। आज जो सूत्र हम पढ़ेंगे जसत्व संधि, जस्तु संधि का ही है। सॉरी, जसत्व नहीं, जस्तु संधि का ही है। उसका सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झस। देखिए, ये संधि भी वैसी है जो कल आप लोगों ने पढ़ी। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। कल जो संधि आपने पढ़ी थी उसमें जो पहला पद होता है, पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए था। झल, पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए था। और दूसरे पद के अंत में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता था। स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता था, स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसको हम क्या कर देते थे, जस प्रत्याहार का वर्ण कर देते थे। लेकिन आज जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि अपदान जस्तो संधि है, तो इसमें क्या करना है, इसमें स्वर या व्यंजन से मतलब नहीं है। इसमें क्या है, पहले पद में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, पहले पद में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, लेकिन बाद वाले पद में जो दूसरा पद है उसके प्रारंभ में या उसकी शुरुआत में झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तब ये संधि लगेगी। पहले में झल प्रत्याहार का वर्ण हो और दूसरे में झस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो कल हम लोगों ने झल प्रत्याहार के विषय में तो जान ही लिया था क्या क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से आप देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्याहार जब तक समझेंगे नहीं झल प्रत्याहार क्या, तब तक समझ में नहीं आएगी। देखिए, झल प्रत्याहार आपका झबई से शुरू होता है। अयुड़ में नहीं है झा, रिलिक नहीं है, अयुड़ रिलिक अयोंग अयोज हैवरट लण यमंगणम, यहां तक झा नहीं है। इसके बाद झबई से झा शुरू होता है। इसका मतलब झा से हम शुरू करेंगे, झबई से। तो झबई से मैं शुरू किया, झबई, फिर उसका घड़ दस, फिर जब गट दस, खप छठ थस तटम, कपय सस सर और हल्का हाथ। ये इतना, ये देखिए झबई, झबई का कालम हो गया, ये घड़ दस का हो गया, ये जब गट दस का हो गया, ये खप छठ थस तटव का हो गया, ये कपय का हो गया, ये सस सर का यहां तक हो गया, और ये हल्का हा है। इतना झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो पहले पार्ट में झल प्रत्याहार का वर्ण होना ही चाहिए। और दूसरे में क्या है, दूसरा जो पार्ट होता है, संधि दो पार्टों में होती है ना, पहला और दूसरा को मिक्स करके बनती है। बीच जो पहले पद का आखिरी आखिरी शब्द जो भी है और दूसरे पद का प्रारंभ वाला, उनको मिलाकर के संधि होती है। तो ये कह रहा है कि पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो और दूसरे के प्रारंभ में झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। कल क्या था, कल झल और झस से मतलब नहीं था आपका, केवल उधर स्वर या व्यंजन कुछ भी। तो झल प्रत्याहार पहले पद में होना चाहिए, पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो और दूसरे पद के प्रारंभ में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, तभी ये संधि लगेगी। अगर दूसरे पद के प्रारंभ में झस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, कुछ और है, तो ये संधि नहीं लगेगी। फिर तो आपकी वो जो कल हम लोगों ने जस्ट संधि पढ़ी थी पार्ट 1, जिसका सूत्र था झलाम जसवंते, वो संधि लगेगी। और इस संधि में क्या है, पहले पद में झल प्रत्याहार का वर्ण हो अंत में और दूसरे में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, तब संधि लगेगी। अब देखिए, हमने झल प्रत्याहार देख लिया, इतना होता है। अब इसी में हम झस को भी ढूंढ ले, इसी में झस को ढूंढ ले। अब देखिए झस को कैसे ढूंढना है, झस मीन्स झा से ही शुरू होगा। तो देखिए झबई, तो झबई से शुरू कर लेंगे, झबई हो गया, फिर उसके बाद घर धस हो गया, फिर जब गड दस, यहां तक झस प्रत्याहार बनेगा। इसका मीन्स ये है कि झल प्रत्याहार के बाद में अगर इतने वर्ण आते हैं तो संधि हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर हमने झस प्रत्याहार, कल हमने झल प्रत्याहार लिखे थे, आज झस प्रत्याहार के वर्ण लिखे हैं। झस में देखिए यहां पर झबई, झबई का ये हो गया, फिर गढ़ दस ये हो गया, फिर जब गढ़ दस, ये यहां से यहां तक आएगा, यहां तक। इतने 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 प्रत्याहार में यूज होंगे झस प्रत्याहार में। तो ये कह रहा है कि अगर झल प्रत्याहार के बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, ये संधि हो जाएगी। तो करना आपको क्या है, तृतीय वर्ण ही करना है। तृतीय वर्ण उस शब्द का, जो जिस वर्ण का शब्द आ रहा हो उसका तृतीय वर्ण हमको करना है, जिस वर्ग का वर्ण आता है उसका तृतीय वर्ण करना है। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक समझ लेते हैं। 5 वर्ग, कल हमने 5 वर्ग आपको पढ़ाए थे, तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, कवर्ग।
तो अब देखिए जस प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं जस प्रत्याहार के अंतर्गत। और झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते थे? प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सा 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 और हा, ये इतने वर्ण आते थे झल प्रत्याहार में। तो आप देखिए झल प्रत्याहार के बाद में झस प्रत्याहार आएगा तो प्रथम उसी वर्ग का जो वर्ग जहां पर शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर धा दिया हुआ है यहाँ पर, तो तृतीय वर्ण धा का तो इसके अंतर्गत आएगा। ये देखिए कवर्ग ता था, तवर्ग के अंदर ता था दा, तृतीय वर्ण दा है तो दा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा देखिए कि क्रुद्ध धन धा। अब ये देखिए धा को हम चेक करते हैं क्या ये झस प्रत्याहार का वर्ण है, और धा को भी चेक करते हैं। देखिए धा जो है वो झल प्रत्याहार में भी आ रहा है और धा झस प्रत्याहार में भी आ रहा है। ये देखिए धा, तो इसका मतलब झल प्रत्याहार के बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आया, तो इसके स्थान पे हमको क्या करना है? जस प्रत्याहार का वर्ण करना है। लेकिन कौन सा करना है? तृतीय वर्ण। अब देखिए इसका तृतीय वर्ण है, ये तवर्ग के अंदर जाइए, आप देखिए तृतीय वर्ण है कौन सा? ता था दा, दा तृतीय वर्ण है, तो हमने देखिए यहाँ पर दा कर दिया। तृतीय वर्ण दा था तो हमने तृतीय वर्ण दा कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर दा आ गया, इसका मतलब तवर्ग का वर्ण है, यहाँ पर धा है। और झल प्रत्याहार में दा भी आता है जब गणदस में, और धा किस में आता है? झस प्रत्याहार में देखिए आता है, झस प्रत्याहार में आता है धा। तो अब क्या करेंगे? तृतीय वर्ण कर देंगे। इसका क्या है तृतीय वर्ण? धा का तृतीय वर्ण क्या है? ता था दा धा, ता था दा धा। यहाँ पर धा था तो यहाँ पर आपने धा कर दिया यहाँ पर, तो शुद्ध धन धा, तो बन जाएगा शुद्धा। ये बना था क्रुद्धा और ये शुद्धा बन गया। अब देखिए यहाँ पर लब धन धा, तो अब देखिए यहाँ धा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी झस प्रत्याहार का ही वर्ण है। और यहाँ पर भा था, अब भा आता किसके अंतर्गत है? पवर्ग के अंतर्गत। पवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? पा फा बा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? बा, भा की जगह पर बा कर दिया, लब्धा बन गया। फिर आ गया युद्ध धन धा। अब देखिए इसके झल के बाद झस आ गया तो जस कर देंगे। जस में क्या करेंगे? ता था दा, तृतीय वर्ण ही है तो यहाँ पर युद्धा, धा तो लगा ही दिया हमने नीचे, और दा के स्थान पे दा ही रहा, क्योंकि तृतीय वर्ण तो दा ही है। ता था दा, तृतीय वर्ण हमने दा लिख दिया। दग घा है, धन धा। अब देखिए घा आता है किसके अंतर्गत? घा आता है कवर्ग के अंतर्गत। का खा गा घा, तो इसका तृतीय वर्ण क्या होगा? का खा गा। यहाँ पर देखिए गा कर दिया, यहाँ पर दा हो गया था, यहाँ पर दा हो गया था, यहाँ पर ये कुड्ढा ऐसे लिखा है। दूसरे टाइप से चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रुद्धा, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी जस्त संधि, जिसे हम अपदांत जस्त संधि बोलते हैं, सूत्र है झलाम जस झस। तो इसकी परिभाषा यही है, यदि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण कर दिया जाता है। अब करना क्या है? जस प्रत्याहार का वर्ण करना है। तो जस में तो आपको कल हम बता ही चुके कौन कौन से वर्ण आते हैं। जस में केवल आपके ज ब ग ड द, इन्हीं पांचों में से होना है। तो आप अगर ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो देखिए दा यहाँ पर हुआ था, दा इसी का वर्ण है। यहाँ पर भी दा हुआ था, इसी का वर्ण है। बा हुआ था, ये भी इसी का वर्ण है। यहाँ पर दा हुआ है, भी इसी का वर्ण है। यहाँ पर गा हुआ, ये भी इसी का वर्ण है। देखिए इसी के वर्ण हो रहे हैं, इन पांचों वर्णों में से ही होना है। जब झल प्रत्याहार के बाद में जस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो झल के स्थान पे जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। ये अपदांत जसत्व संधि है, सूत्र है झलाम जस जस। तो ये संधि में इतना ही है। और कल हम लोगों ने ये, चूंकि दोनों संधियां मिलाकर पढ़ी जाती हैं, एक पदांत जसत्व संधि और दूसरी है अपदांत जसत्व संधि। दोनों संधियां साथ ही पढ़ी जाती हैं। पहले में पद से रिलेटेड है और दूसरा अपदांत है, तो जिसमें पद ना हो। लेकिन अभी आपको पदांत और अपदांत की आवश्यकता नहीं, बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं देना है। तो आपके जो कोर्स में है सीमित, उतना मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, बता दिया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है। दो पार्ट्स हैं, एक पदांत जसत्व संधि, पदांत जस्तु संधि
और दूसरा है अपदांत जस्तु संधि। और आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम नई संधि के साथ आपसे मिलेंगे। शाम के समय रोज संधि का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, आप नियमित पढ़ें तो आपकी सारी संधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और कल शाम को मैं फिर से संधि की कोई नई संधि के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।